19 फरवरी 2026 रात के करीब 11 बजे जब आधी दुनिया सो चुकी थी और आधी दुनिया सोने की तैयारी कर रही थी, तब बिना किसी वार्निंग के और बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के यूएसए का सबसे ताकतवर इंसान अपने फोन को उठाता है और कुछ ऐसा पोस्ट कर देता है जिसने लिटरली पूरी दुनिया की रातों की नींदें उड़ा दी। जरा इस पोस्ट को गौर से देखिए जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। मैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जिसमें पेंटागन और बाकी के सभी यूएस एजेंसीज आती हैं, उनको डायरेक्ट ऑर्डर देता हूं कि वो एलियंस, यूएफओ और यूएपी से जुड़ी सारी ही क्लासिफाइड फाइल्स को रिलीज करने की तैयारी शुरू करें। बट वेट अ सेकेंड, क्या ये वही अमेरिका है जो इन तरीके की फाइल्स को इतनी बारीकी से छिपाता है कि किसी को भी इनकी भनक तक नहीं लगती? एंड इफ यस, तो इस बार हुआ क्या है? क्या ये सच में ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक नया रूल है या फिर एक बहुत ही डेंजरस प्रोग्राम का सबसे पहला वो कदम जो लिटरली हमारी और आपकी जिंदगी को बदलने वाला है? वेल गाइस, सच तो ये है कि आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी सुनाने वाला हूं जिसे लिखा तो साल 1994 में गया था, लेकिन वो आज यानी कि साल 2026 में सच हो रही है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएसए के एक बेहद ही सीक्रेट प्रोजेक्ट ब्लू बीम की वो सारी ही रियलिटी बताने वाला हूं जिसे जानने और समझने के बाद शायद आपकी भी रातों की नींदें उड़ जाएं। असल में गाइस, ये सारा ही सिनेरियो स्टार्ट होता है एक ऐसे इंसान के नाम से जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो लिटरली खामोश नहीं रह पाते। असल में उस शख्स का नाम है सर्गेई मोनास्ट और ये कनाडा के एक ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जो नॉर्मली सीक्रेट सोसाइटीज और गवर्नमेंट की हिडन एक्टिविटीज को कवर किया करते थे। ये समय था साल 1994 का कि तभी अचानक से मोनास्ट पूरी दुनिया के सामने एक बेहद ही अजीब से डॉक्यूमेंट को लेकर आते हैं जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बीम, नासा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, नासा और यूनाइटेड नेशंस मिलकर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, पूरी दुनिया को एक ही झटके में कंट्रोल में लेना। अब ये जानने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है भाई, कोई न्यूक्लियर वेपन होगा या फिर कोई ऐसी आर्मी होगी जिसका इस्तेमाल करते हुए इस काम को किया जा रहा होगा, राइट? जी नहीं गाइस, क्योंकि रियलिटी बहुत ज्यादा डार्क है। असल में अकॉर्डिंग टू मोनास्ट, इस प्लान में कोई बॉम्ब या फिर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं बल्कि एक बेहद ही अजीब सी चीज इस्तेमाल होने वाली थी और वो थी इंसानों का डर। एंड स्ट्रेंजली वो डर हम इंसानों में पैदा करने वाले थे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी कि एलियंस। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल ही सच सुना। एंड ऑनेस्टली मेरा भी आपकी तरह पहला यही रिएक्शन था कि भाई आखिर मोनास्ट ने अपने डॉक्यूमेंट में एक साइंस फिक्शनल मूवी की स्क्रिप्ट को क्यों लिख दिया। बट गेस व्हाट, जैसे ही इस चीज के ऊपर मैंने और डीप रिसर्च करी, प्रैक्टिकली ये कहानी एक बेहद ही अजीब मोड़ ले गई। असल में जैसे ही मोनास्ट ने ये डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने रखा, उसकी लिटरली पूरी जिंदगी ही बदल गई। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू में बस वो यही कहते रहे कि कुछ पावरफुल लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे डराया जा रहा है और मुझे रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद सैडली साल 1996 में अजीब से सर्कमस्टेंसेस के अंदर सर्गेई मोनास्ट का हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। अब जैसे ही ये चीज होती है, उनके फ्रेंड्स और फैमिली सामने आकर क्लियरली ये बोलने लगते हैं कि मोनास्ट को कोई दिल की बीमारी तो थी ही नहीं, उसे जानबूझकर रास्ते से सिर्फ इसलिए हटाया गया ताकि वो कुछ और ना बोल सके। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक इंसान जिसने सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी डॉक्यूमेंट को ही पूरी दुनिया के सामने रखा, कुछ लोगों को इतनी अर्जेंसी में उसे वहां से क्यों हटाना पड़ा? देखो गाइस, इसके पीछे पॉसिबली दो ही आंसर हो सकते हैं। नंबर 1, या तो सर्गेई बहुत बड़ा झूठा था और वो लोगों की इमेज को खराब कर रहा था, या फिर सेकंड, भाई वो कुछ ऐसा जानता था जो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पूरी दुनिया के सामने आए। वेल, अब इन दोनों ही स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सच है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको वो अपने आप पता चल जाएगा। देखो गाइज, प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ एक दिन में ही कंप्लीट नहीं हो सकता, बल्कि प्रैक्टिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पिछले काफी लंबे समय से स्लोली और क्वाइटली चल रहा है और इसे 4 मेन स्टेजेस में तोड़ा गया है।
अब बात अगर सबसे पहली स्टेज की जाए तो वो है लोगों के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। असल में गाइस, अकॉर्डिंग टू मोनास्ट, इस प्रोजेक्ट का सबसे प्राइमरी और पहली स्टेज का काम है हम लोगों को ये बिलीफ दिलाना कि ना सिर्फ इस दुनिया में एलियंस मौजूद हैं, बल्कि वो हमारे प्लेनेट अर्थ पर भी आ चुके हैं। और इसी चीज को सच साबित करने के लिए सहारा लिया जाता है फेक हिस्टोरियन डिस्कवरीज का। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद हो तो साल 2023 में ओपनली सारे ही कैमरा के सामने मैक्सिको के पार्लियामेंट के अंदर 2 एलियन ममीज को लाया जाता है। ऑफिशियल क्लेम ये था कि UNAM यूनिवर्सिटी की कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये ममीज 1000 साल पुरानी है, जिसे देखने के बाद दुनिया हिल गई। मिलियन ऑफ व्यूज, सारे इन्फ्लुएंसर और सारे न्यूज चैनल सिर्फ इसी को ही रिपोर्ट कर रहे थे कि तभी कुछ घंटों के बाद बेहद ही अजीब चीज होती है। असल में इस इंसिडेंट के वायरल होने के कुछ घंटों के बाद इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने यह बताया कि वो मम्मीज सिंथेटिक ग्लू और पेपर से बनी हुई डॉल्स हैं और UMAN यूनिवर्सिटी का नाम भाई वो भी पूरे तरीके से फेक था। लेकिन ये सब देखने के बाद एक सवाल जो फॉर श्योर बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा वो ये है दोस्तों कि फिर आखिर इस चीज को डायरेक्टली पार्लियामेंट में ही क्यों दिखाया गया। देखो, सच ये है कि पार्लियामेंट में कोई भी चीज लाने से क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और इस केस में जो इंपैक्ट चाहिए था वो इसी वजह से आसानी से मिल गया। लाखों लोगों के दिमाग में एक बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि शायद पास्ट में एलियंस इस प्लेनेट पर आते थे। इवन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, लेकिन आज की डेट में जब इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च करी तो फेक साबित होने के बावजूद भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसे आज भी सच मानते हैं। यानी कि ये वही इंपैक्ट था जो प्रैक्टिकली कुछ लोग इंसानों के दिमाग में डालना चाहते थे, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग। अब देखो गाइस, इसके बाद बात अगर दूसरे एग्जांपल की करूं तो वो निकल कर आता है चाइना से। असल में इस बार पूरी दुनिया के सामने ये क्लेम किया गया कि साल 1937 में चाइना के बेयानहेर माउंटेन्स में आर्कियोलॉजिस्ट को 716 ऐसी स्टोन डिस्क मिली थी जो 12,000 साल पुरानी थी और उन पर एक एलियन लैंग्वेज में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी जिसे हम इंसान चाहकर भी डिकोड नहीं कर पा रहे। साउंड्स क्रेजी, राइट? बट गाइस, जब इस चीज के ऊपर मैंने एक बार फिर से डीप रिसर्च करी तो मुझे इंटरनेट पर एक भी ऐसा ऑथेंटिक आर्टिकल या इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो इस चीज को बैक करती हो। लेकिन बावजूद इसके भी ना सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी ये मानती है कि डोरबा एलियन सिविलाइजेशन एक टाइम पर ना सिर्फ अर्थ पर मौजूद थी बल्कि वो एंशिएंट चाइनीज लोगों की हेल्प भी करती थी। और प्रैक्टिकली यही है प्रोजेक्ट ब्लू बीम की स्टेज 1 का काम, यानी कि एविडेंस बिल्कुल भी नहीं देना लेकिन अपने इंप्रेशन को बखूबी लोगों के दिमाग पर छोड़ना। अब देखो गाइस, जब लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो अगला स्टेप है उन्हें कुछ ऐसा दिखाना जो इस बिलीफ को और ज्यादा सॉलिड करे। और यहीं से ही शुरू होती है इस प्रोजेक्ट ब्लू बीम की स्टेज 2 जो इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। साल 1997 एरिजोना और नेवाडा के आसमान में वी शेप फॉर्मेशन में लाइट्स अपीयर होती हैं। इंटरेस्टिंगली इस इंसिडेंट को सिर्फ कुछ लोगों ने ही नहीं बल्कि 482 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हजारों लोगों ने देखा, जिसमें सेलिब्रिटीज, न्यूज चैनल्स और यहां तक कि इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल थे। Finally hit pay dirt. Now we've got 2 of them in the sky on South Mountain. South Mountain. Figure this one out. There's a double. There's a third one. Lights, 6 lights in the shape of a triangle going back right over the airport. And Oliver said, hey, Pa, what are those lights? I can't identify it. It's flying and it's 6 objects. I saw the Phoenix Lights UFO. Did you really? Yeah. You were there? Yeah, I saw that. Whoa. हजारों फोटोज और वीडियोस वायरल हुई और पूरी दुनिया में इस इंसिडेंट के चर्चे हुए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उनके एयरबेस में एक परिंदा भी बिना उनकी परमिशन के नहीं घुस सकता, उन्होंने आखिर एक भी प्लेन या फिर चॉपर को इन लाइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर क्यों नहीं भेजा? वेल गाइस, देखो, इसके पीछे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर 1, या तो उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में पता ही नहीं था, जो प्रैक्टिकली होना मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल ही है, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी जो हमसे ये बोलती है कि उन्हें सब कुछ पता था और वो इंटेंशनली चाहते थे कि लोग इसे देखें।
और अगर ये दूसरी पॉसिबिलिटी पूरे ही तरीके से सच है तो क्या अब यहाँ पर ये माना जा सकता है कि वो सबकॉन्शियसली अपने लोगों के दिमाग में ये डाल रहे थे कि हमसे भी एडवांस एक ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद है जो दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स को भी डिफीट करके उनके आसमान में कई घंटों तक अपने क्राफ्ट को हवर कर सकती है? देखो गाइज, सच तो ये है कि इसका जवाब उस एयरफोर्स के अलावा पूरी दुनिया में किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज जो फॉर श्योर काफी हद तक सच है वो ये है दोस्तों कि ये पूरा ही सिनेरियो सिर्फ यहीं पर ही नहीं थमता। असल में अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2024 में यूएस और उसके सराउंडिंग कंट्रीज में हजारों अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स को आसमान में उड़ते हुए रिपोर्ट किया गया था। सरप्राइजिंगली उस वक्त ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसे डायरेक्टली यूएस पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस किया गया था। और अगर आपको याद हो तो उसी वक्त यूएस के एक पॉलिटिकल कमेंट्रेटर चार्ली क्रिक ने पब्लिकली आकर ये बोला था, दीज साइटिंग्स कुड बी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ब्लू बीम। अब ये सब जानने के बाद एक मिनट के लिए आप खुद ही सोचिए कि अगर एक पॉलिटिकल कमेंट्रेटर खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो आखिर मोनास के उस डॉक्यूमेंट में कितनी बातें सच हो सकती हैं और कितनी झूठ। अब देखो गाइज, यहां तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के बाद ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम की स्टेज 2 भी बखूबी वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लोगों के द्वारा बनाया गया था। एंड ऑनेस्टली ये कंसर्निंग है। देखो गाइज, साल 1994 में मोनास के द्वारा पब्लिश किए गए अपने इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने एक बेहद ही अजीब बात भी बोली थी। असल में उन्होंने अपने इस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया था कि जब इस प्रोजेक्ट की स्टेज 3 को शुरू करने का टाइम आएगा तब इंटेंशनली दुनिया भर में केओस जनरेट किया जाएगा। वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिकल क्राइसिस और ऐसी सिचुएशन इंटेंशनली जनरेट होंगी जिसमें कॉमन आदमी ये फील करेंगे कि भाई मेरी गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एक मिनट के लिए जरा रुकिए और ये सोचिए कि आज की डेट में मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है और पिछले 4-5 सालों में जो एक केओस लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, फिर वो चाहे रशिया यूक्रेन की सिचुएशन हो, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी हो या फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि शायद यही सब स्टेज 3 का हिस्सा है। क्योंकि गाइज, अकॉर्डिंग टू मोनास इस प्रोजेक्ट की स्टेज 3 का काम हमें कुछ दिखाना नहीं बल्कि हमारे दिमाग से खेलना है। क्योंकि देखो गाइज, जब हम अंदर से ये फील करेंगे ना कि कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है एंड नो वन इज कमिंग टू सेव अस, तो हम खुद ही कुछ ना कुछ स्टेप्स को उठाएंगे। हमारा ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट से, रिलीजन से, इंस्टीट्यूट से, सब कहीं से ही हट जाएगा। और जब ट्रस्ट टूटता है तो लोग किसी भी बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, बस उन्हें सेफ फील कराया जाए। अब यहाँ पर एक चीज जो आपने शायद अभी तक नोटिस नहीं करी होगी वो ये है दोस्तों कि इस डॉक्यूमेंट को साल 1994 में लिखा गया था, राइट? लेकिन इस डॉक्यूमेंट में जो जो सारी चीजें लिखी गई थी प्रैक्टिकली वो आज 2026 में हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर वो चाहे स्टेज 1 में यूएफओस का देखना हो, मम्मीज का देखना हो, स्टेज 2 में अजीबोगरीब लाइट्स का देखना हो या फिर साइटिंग्स का देखना हो, या फिर स्टेज 3 में इंटेंशनली दुनिया की कंट्रीज के बीच में केओस को जनरेट करना हो। तो क्या इस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि फिर आसपास हमें जो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, जो पोस्ट किए जा रहे हैं, वो सब कुछ एक प्लान का हिस्सा हो? एंड इफ यस, तो क्या सच में इस प्रोजेक्ट की सबसे मेन और सबसे खतरनाक स्टेज यानी कि स्टेज 4 को भी शुरू करने का वक्त आ चुका है? वेल गाइज, सच तो ये है कि अगर वास्तव में स्टेज 4 को शुरू करने का समय आ चुका है तो यही चीज आगे आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया के कोर स्ट्रक्चर को एक ही झटके में बदल देगी। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। देखो गाइज, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे पूरे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो गाइज, अब तक जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया है स्टेज 1, 2 और 3, वो सब इसी मोमेंट के लिए था जिसका नाम है स्टेज 4। असल में गाइज, अकॉर्डिंग टू मोनास्ट डॉक्यूमेंट, जब इन सुपर पावर्स को ये लगेगा कि भाई अब वो समय आ चुका है कि हम पावर शिफ्ट कर सकते हैं,
तो एक दिन अचानक से फेक एविडेंसेस, फेक विजुअल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके दुनिया के सामने ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि भाई एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं और ये 100% रियलिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही ये कंफर्मेशन किया जाएगा, इसके कुछ ही घंटों के बाद अब ये भी बोला जाएगा कि भाई वो एलियन सिविलाइजेशन हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री कर चुकी है और वो सीधा अब हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रही है। A green ghost from the stars is racing towards Earth. It's not a myth, it's not a rumor anymore. Now just think about it कि उस मोमेंट में एक कॉमन आदमी क्या करेगा। ऑब्वियसली वो किसी रिलीजन को नहीं देखेगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ उस सुपर पावर को देखेगा या उस स्पेस एजेंसी के पीछे जाएगा जो उसे बचाने का क्लेम कर रही होगी। और बस उसी मोमेंट में इस दुनिया में एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनेगा जिसमें एक ही बिल्डिंग में बैठे हुए कुछ सिलेक्टेड लोग पूरी दुनिया को आराम से कंट्रोल करेंगे बिना किसी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के। वो कंट्रोल होगा सिर्फ और सिर्फ डर के दम पर। और देखो, ये कोई साइंस फिक्शनल की थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली मोनास ने उस डॉक्यूमेंट में जिन जिन पॉइंट्स का हमें जिक्र किया है उनमें से 80% अभी तक सच भी साबित हो चुके हैं। और बात अगर ट्रम्प के उस पोस्ट की जाए जो क्लासिफाइड फाइल्स रिलीज करने का ऑर्डर है, मे बी वो स्टेज 4 का पहला वो कदम हो सकता है जो शायद प्रोजेक्ट ब्लू बीम को सच साबित कर दे। अब देखो गाइज, यहां तक तो बात हो गई सर्गेई मोनास्ट के द्वारा क्लेम किए गए उस अजीब से डॉक्यूमेंट की। अब जरा बात करते हैं मेन स्ट्रीम साइंस की। असल में देखो, जहां एक तरफ पूरी दुनिया की कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट प्रोजेक्ट ब्लू बीम को सच मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसे कंप्लीटली फेक थ्योरी कहते हैं। और उनका ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि प्रोजेक्ट ब्लू बीम को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या फिर पैटर्न उन्हें आज की डेट में दिखाई नहीं देता। लेकिन सिक्के की दूसरी साइड ये भी है कि आज तक जितने भी लोगों ने प्रोजेक्ट ब्लू बीम को एक्सपोज करने का ट्राई किया है, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में या तो उनका देहांत हो जाता है या फिर वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि मानो वो इस प्लेनेट पर कभी थे ही नहीं। इसके अलावा अब बात अगर दोबारा से ट्रम्प के स्पेसिफिक इसी पोस्ट की जाए, तो देखो, जितना मैंने इस पर सोचा और रिसर्च की, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे 2 और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बात अगर पहली पॉसिबिलिटी की करूं तो वो है वोट बैंक। देखो, अगर यूएस एक्चुअली एलियन एविडेंस पब्लिक कर देता है तो ट्रम्प की पार्टी को डायरेक्टली फायदा होगा। वो ये नैरेटिव बना सकते हैं कि जो काम डेकेड से नहीं हुआ वो हमने देखो कितनी आसानी से कर दिया, यानी कि इन शॉर्ट सिंपल पॉलिटिकल मूव। अब बात अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की जाए तो वो इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है और वो है डिस्ट्रैक्शन। देखो, रिसेंटली एप्स्टीन फाइल ने बहुत से पावरफुल लोगों की इमेज को खराब किया है और जब इमेज खराब होती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है लोगों का ध्यान किसी और बड़ी और अजीब चीज की तरफ शिफ्ट कर देना। अब इस केस में लोगों का ध्यान किसी और डायरेक्शन में खींचने के लिए भाई ये पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल ही परफेक्ट है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर आज की डेट में यूएस एलियंस या फिर यूएफओ से रिलेटेड कोई भी एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रखती है तो लोगों का जो ध्यान है वो एप्स्टीन फाइल से हटकर पूरे तरीके से यूएफओ, एलियंस या फिर उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर चला जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में नो डाउट बहुत से लोगों को बहुत अलग अलग तरीके का फायदा पहुंचेगा। तो देखो गाइज, ये लास्ट में 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो रिसर्च करके भाई मुझे लगती हैं कि ऐसा हो सकती है, हो भी सकती हैं या फिर नहीं। भाई आपको क्या लगता है, इसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में सोचकर ये भी जरूर टाइप करना कि जो चीजें आज 2026 में हमें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं, आखिर साल 1994 में सर्गेई मोनास्ट को वो सारी ही चीजें कैसे पता चल गईं? क्या सच में प्रोजेक्ट ब्लू बीम आज भी एग्जिस्ट करता है और कई सालों से लगातार वो हमारी मेंटेलिटी को चेंज कर रहा है, या फिर ये सब कुछ कोइंसिडेंस है? आई होप गाइज आपको आज की ये वीडियो और मेरी रिसर्च पसंद आई होगी। अब भाई मुझे नहीं पता, पर हर बार की तरह अपने इस भाई को सपोर्ट करो और इस वीडियो को 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाना। इसके साथ ही इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा ओपिनियन हमें मिलेंगे उतना ही बेहतर है। चैनल बनाए हैं और इन्हीं तरीके की मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।